हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसमें हम लोग साइंस के बारे में पढ़ते हैं। तो दिस इज अ कॉमन साइंस सीरीज। तो कॉमन साइंस सीरीज में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे बायोलॉजी, थर्सडे, फ्राइडे फिजिक्स और सैटरडे होता है केमिस्ट्री। इसके अलावा दिन के 2 बजे ट्यूसडे के दिन एक मेरी क्लास होती है जो होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो आज आपको दिन में 2 बजे भी मेरा एक सेशन मिलेगा जिसमें मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको पढ़ाऊंगा। और शनिवार सैटरडे को मेरा एक और सेशन होता है जो कि ज्योग्राफी के बारे में होता है। तो आज हम लोग जो है बायोलॉजी का डे है और बायोलॉजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसको कहा जाता है सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन क्या होता है, कोशिका विभाजन कैसे होता है, ये वर्ल्ड में इतनी सारी वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो दिख रहे हैं, हर जो 7 बिलियन से भी ज्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है और 7 बिलियन लोग जो हैं एक दूसरे जैसे नहीं दिखते हैं, वो क्यों है, सबके फिंगरप्रिंट्स क्यों अलग हैं, सबके DNA क्यों अलग हैं। तो ये सारी चीज़ों के आंसर ये टॉपिक देने वाला है जिसको क्या कहा जाता है, सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सेल डिवाइड होते हैं, सेल थ्योरी आपने पढ़ी हुई है, उसी को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि सेल से और भी क्या चीज़ें होती हैं। तो हर चीज़ को मैं डिटेल में यहाँ पे पढ़ाऊंगा जिससे आपको सेल डिवीजन के ऊपर भी क्लैरिटी हो जाएगी। इसके अलावा मंथ एंड सेल में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि हमारी अभी मंथ एंड सेल चल रही है जिसमें अगर आप MPPSC या कोई स्टेट PSC का भी कोर्स लेंगे तो आपको कोड यूज़ करना है MNMP और आपको कोर्स है वो सिर्फ 4999 में मिलेगा। इसके अलावा MN फ्लैश अगर यूज़ करेंगे तो UPSC का कोर्स 9999 में मिलेगा। इसके अलावा जो लास्ट सेशन में कल मैंने जो बायोलॉजी आपको पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स का आपको डिवीजन बताया था, डिफरेंस बताए थे और कुछ MCQ भी दिए थे। पहले उनको सॉल्व करते हैं फिर हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं, पहला जो क्वेश्चन दिया था मैंने उसमें क्या था। तो पहला क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कैन बी फाउंड इन अ प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल। मतलब कि ऐसी कौन सी चीज है जो प्लांट सेल में तो मिलती है लेकिन एनिमल सेल में नहीं मिलती। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना पादप कोशिका में पाई जा सकती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। तो सबसे पहली वैक्यूल की बात करी तो भाई वैक्यूल जो होता है वो प्लांट्स के अंदर, पादप के अंदर बड़ा होता है, लार्ज होता है और एनिमल्स के अंदर स्मॉल होता है, मतलब जंतुओं में भी वो पाया जाता है। तो ये आंसर तो नहीं हो सकता कि ये दोनों में ही होता है। दूसरी अगर हम बात करें न्यूक्लियस, केंद्रक, तो दोनों में ही पाया जाता है। फिर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इसको कहा जाता है किचन ऑफ द सेल। ये क्या है, किचन ऑफ द सेल है, यह है कोशिका की रसोई। तो ये जो है अगर हम बात करें तो फूड कौन बनाता है, प्लांट्स ही बनाते हैं, एनिमल्स तो नहीं बनाते हैं। तो बेसिकली ये किस में पाया जाएगा, सिर्फ प्लांट्स में पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया तो सबके अंदर होता है। तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया, क्योंकि रिक्तिका तो दोनों में ही है, नाभिक भी दोनों में है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिर्फ प्लांट्स में होता है, पादप में होता है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, तो वो चीज तो दोनों में ही पाई जाती है। तो होप यहां से चीज समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट ऑर्गेनल स्टोर्स वेस्ट एंड वाटर इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। ये क्वेश्चन की बात करें तो कल ही पढ़ाया था मैंने कि कौन सा अंगक अपशिष्ट और जल को पादप और जंतु कोशिकाओं में संचित करता है। तो देखा जाए तो लाइसोसोम का क्या काम है, सबसे पहले एक एक ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो ये जो था ये सुसाइडल बैग था या इसको कहा जाएगा डाइजेस्टिव बैग। तो क्या ये करता है, तो बिल्कुल नहीं करता। ये सिर्फ जो है सेल को ही पचाने में काम करता है या उसके अंदर होने वाली चीजों में, ये कोई स्टोर करके नहीं रखता है। दूसरा अगर हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसको ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। ये सेल का क्या है, ट्रैफिक पुलिस है जो चीजों का आदान प्रदान करता है। इसके बाद जो वैक्यूल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, तो ये साइटोस्केलेटन का काम करता है। साइटोस्केलेटन मैंने बताया था कि कोशिका का जो कंकाल है वो इस पर निर्भर करता है। बचा हुआ रिक्तिकाएं हैं और रिक्तिकाओं में क्या स्टोर होता है, तो वेस्ट, वाटर, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, ये सारी चीजें कौन स्टोर करता है, वैक्यूल करता है। इसके बाद क्वेश्चन था विच टू सेल ऑर्गेनल्स आर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि दोनों में ही पाए जाते हैं। ऐसे कौन से कोशिका अंग हैं जो आपके पौधे और जानवर दोनों के ही दोनों अंग हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले सेल वॉल और साइटोप्लाज्म। तो सेल वॉल क्या होती है, ये सिर्फ प्लांट में होती है, ये सिर्फ पादप में होती है और इसी को कहा जाता है कोशिका द्रव। ये दोनों में पाया जाता है।
लेकिन ये तो नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो सिर्फ प्लांट सेल में है। सेल वॉल या कोशिका भित्ति जो है वो आपकी कहाँ मिलती है, वो सिर्फ पादप में मिलती है, तो ये तो सही नहीं हो सकता। इसके बाद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भाई दोनों में होता है, लेकिन प्लास्टिड्स की बात करें, लवक की बात करें, तो ये लवक सिर्फ किस में होते हैं, पादप में होते हैं, प्लांट्स में होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म, तो कोशिका द्रव और कोशिका झिल्ली ये दोनों में ही होती है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन और क्लोरोप्लास्ट ये भी किस में होता है, प्लांट में ही होता है, पादप में ही होता है। तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन से आपके 3 से 4 फैक्ट पता चल जा रहे हैं, आप डिफरेंस बता सक रहे हैं। तो इस तरीके से हमें जो है चीज़ें समझनी है कि हमें कोई भी ऑप्शन हो तो वो समझने आए, तुक्का ना लगाएं हम। इसके बाद व्हाट सेल पार्ट इज नॉट फाउंड इन ऑल सेल्स, कि ऐसा कौन सा सेल का पार्ट है जो सब में नहीं मिलता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है सेल वॉल, तो सेल वॉल सिर्फ प्लांट में ही तो मिलती है, तो एनिमल में नहीं मिलेगी, तो ये आपका हो गया। सेल मेम्ब्रेन दोनों में, साइटोप्लाज्म दोनों में, जेनेटिक मटेरियल दोनों में, इसके अंदर डीएनए वगैरह पाए जाते हैं, तो इसमें जो है आपका कोशिका भित्ति जो है ये पादप में सिर्फ पाई जाती है ओनली। तो ये जो है इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। तो धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आने लगा होगा सेल के ऊपर, जो लोग शुरू से देख रहे हैं। तो इस तरीके से ही हमको चैप्टर मजबूत करने हैं। और जैसा मैंने बताया था, इस चैप्टर के खत्म होने के बाद में जितने स्टेट पीएससी में सेल रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं उनके ऊपर भी आपसे जो है सारा डिस्कशन करूंगा, जिससे और भी चीज़ें आपकी फाइन हो जाए। कोई भी अगर एरिया है जो हमारा इससे छूट जाएगा वो क्वेश्चंस के थ्रू भी हम कवर कर लेंगे। तो इतनी बात समझ गए। और आज हमको क्या पढ़ना है, तो कोशिका विभाजन पढ़ना है। तो शुरू करेंगे आज का टॉपिक, जिसमें हम लोग बात करेंगे किसकी, सेल डिवीजन की। हिंदी में क्या कहा जाता है इसको, कोशिका विभाजन कहा जाता है। तो बेसिकली आज जो कोशिका विभाजन है इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं। तो कोशिका को विभाजन को समझने के लिए हमने जो अभी तक चीजें पढ़ी हैं, जैसे कि आपको सेल समझने आना चाहिए, कोशिका क्या है, कोशिका के अंतर्गत न्यूक्लियस क्या है, केंद्रक क्या है, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव क्या है, ये सारी चीजें इतनी तो आप सीख ही चुके हैं। जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, आप प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट में आपको पुराने लेक्चर्स मिलेंगे। तो आप सेल को शुरू से पढ़िए, मैंने सेल पढ़ाया है, बेस पहला बैकग्राउंड था उसका, दूसरे के अंदर हमने कुछ जो है उसकी थ्योरीज को भी कवर किया था, साथ साथ उसके कुछ ऑर्गेनल्स को कवर किया था, जिसमें सेल वॉल वगैरह भी अच्छे से पढ़े। फिर सेल ऑर्गेनल कोशिका अंग को बहुत डीपली पढ़ा, फिर प्लांट सेल एनिमल सेल्स को पढ़ा, और आज हम सेल डिवीजन कोशिका विभाजन को पढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे चीजें मैंने आगे बढ़ाई हैं, तो उनसे आपकी क्लैरिटी होगी। तो भाई कोशिका विभाजन के अंतर्गत अगर हम बात करें तो शेडलर एंड स्वान की बात करें तो ये सेल थ्योरी में आपने पढ़ा हुआ है कि जो कोशिका का सिद्धांत कहता है वो क्या कहता है, ऑल द सेल्स। देखिए यहां पे अगर हम बात करें तो एकदम बेसिक से बात करते हैं कि सेल थ्योरी ने क्या कहा, ऑल द लिविंग सेल्स आर made up of one or more cell। ये सबसे पहला स्टेटमेंट था, शेडलर और स्वान ने दिया था 1838-39 में, कि क्या है कि सभी जीवित कोशिकाएं एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी है। और दूसरा पॉइंट जो इसमें लिखा था कि ऑल द न्यू सेल्स फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। याद करिए कि जितनी भी नई कोशिकाएं बन रही हैं वो किससे बन रही हैं, पुरानी मौजूद कोशिकाओं से बन रही हैं। तो अगर पुरानी मौजूद कोशिका से ही अगर नई कोशिका बन रही है तो मतलब कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो चीज होती होगी, तब तो नई कोशिका बन रही है। तो यहीं से हमारा जो टॉपिक है वो शुरू होता है, क्योंकि सेल थ्योरी ने हमने क्या कहा गया कि जितने भी जीव हैं, जितने भी लिविंग सेल्स हैं, वो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने हैं, और कोई भी नई कोशिका बनेगी, ऑल द न्यू सेल्स फॉर्म्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये बात हो गई कि जितनी भी नई कोशिकाएं हैं
वो नई कोशिकाएं किससे बनेंगी? पुरानी मौजूद कोशिकाओं से। ये हमें बात समझने आ रही है। तो बेसिकली ऐसा कैसे होता है कि भाई सेल डिवाइड होता है, कोशिका का विभाजन होता है, तो उसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए, कोई भी कोशिका जो होती है उस कोशिका में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। और क्या होता है? तो इसके अंदर भरा होता है अंदरूनी भाग में। देखिए, ये तो बाहरी जो पार्ट हो गया, इसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? तो कोशिका झिल्ली बोला जाता है इसको, और इसको बोलते हैं कोशिका द्रव। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं केंद्रक की। तो देखिए क्या होता है, किसी भी कोशिका के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो इनका एक रेशो निकाला जाता है। किस किस का रेशो, किसका अनुपात निकाला जाता है? न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म। ध्यान से देखिए, इसको एकदम बेसिक से बात कर रहे हैं हम, तो आपको आएगी चीजें समझने कि हम क्या कह रहे हैं। कि सबसे पहले बात होती है किस चीज की? रेशो की। तो रेशो में अगर हम बात करें तो रेशो किसका निकाला जाता है? अनुपात किसका निकाला जाता है? केंद्रक अपॉन जो होता है वो कोशिका द्रव होता है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि भाई ये जो कोशिका है, इसमें जो न्यूक्लियस का साइज है, वो न्यूक्लियस का साइज कैसा है? ठीक ठाक साइज है, ठीक ठीक इसके अंदर साइज दिया हुआ है, और इसके अंदर कोशिका द्रव भी भरा हुआ है। तो ये बात होती है। तो जब इनका रेशो निकाला जाता है, तो ये अगर रेशो आपका, अगर न्यूक्लियस किसी के अंदर ज्यादा हो, न्यूक्लियस वाला भाग इसके अंदर ज्यादा हो, और साइटोप्लाज्म कैसा हो? कम हो, तो ये रेशो बताता है कि न्यूक्लियस अभी वेल एस्टैब्लिश्ड है, और ये सेल कैसी है? एक्टिव सेल है। इस सेल को क्या कहा जाता है? एक्टिव सेल। और एक्टिव सेल है तो इसी को कहा जाता है यूथ सेल। ठीक है, अभी कोशिका कैसी है आपकी? युवा कोशिका है। एक्टिव का मतलब कि अभी वो सक्रिय है, वो आसानी से काम करती रहेगी। अब कोई भी सेल है तो सेल का सारा काम है, उसको रेस्पिरेशन भी करना है, उसको श्वसन भी करना है, उसको भोजन भी बनाना है, प्रोटीन का निर्माण भी करना है, ये सारी चीजें तो सेल के अंदर होंगी। तो हम क्या निकालते हैं? सबसे पहले रेशो निकालते हैं। रेशो अनुपात किसका? न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म का। अगर न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म है तो न्यूक्लियस जो होता है एक बड़ा हिस्सा कवर करता है सेल का, और वो अगर रेशो ज्यादा आता है तो मतलब अभी आपकी कोशिका जो है सही सलामत है, यंग है, तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हो कि अगर आपका ये रेशो न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म कम आने लगे, कम कब आएगा? कम तब आएगा जब नीचे की वैल्यू बढ़ने लगे, मतलब जो आपका साइटोप्लाज्म है वो धीरे धीरे बढ़ने लगे और न्यूक्लियस छोटा होने लगे। तो ये जो अवस्था होती है इसको कहा जाता है ओल्ड सेल। ओल्ड सेल मतलब आपकी यहां पर कोशिका बूढ़ी होने लगती है, धीरे धीरे उसकी एजिंग होने लगती है। तो उस समय क्या होता है? तो उस समय देखिए ये क्या होता है कि भाई न्यूक्लियस का एक साइज होगा, और न्यूक्लियस का एक साइज जो है वो रेशो मेंटेन रहता है n/c। अगर ग्रेटर चल रहा है तो आपकी एक्टिव है कोशिका, वो कोशिका बढ़िया से काम करेगी, एक्टिव रहेगी। इसके अंदर अगर धीरे धीरे, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि कोशिका का न्यूक्लियस बड़ा है, फिर धीरे धीरे इसका साइज कम हो रहा है, धीरे धीरे इसका साइज कम हो रहा है, तो ये जो है एक समय पर आने पर ये कोशिका धीरे धीरे छोटी होने लगती है। मतलब क्या छोटा होने लगता है? इसके अंदर साइटोप्लाज्म छोटा होने लगता है, साइटोप्लाज्म बड़ा होने लगता है, सॉरी। तो साइटोप्लाज्म क्या हो रहा है? ये वाला जो कोशिका द्रव है वो बढ़ता जा रहा है, और जो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस का साइज क्या हो रहा है? कम हो रहा है, केंद्रक छोटा होता जा रहा है। तो बेसिकली यहां से दो कंडीशन होती है। जब आपका यूथ सेल है, युवा कोशिका है, तो कोई समस्या नहीं, वो सारे काम करेगी। लेकिन जैसे जैसे उसकी एज होने लगी तो वो उसके पास दो ऑप्शंस आते हैं, वहां पर दो चीजें होती हैं, क्योंकि भाई कोशिका के पास कोई ना कोई चीज तो होगी। तो हमने जैसे सेल थ्योरी में पढ़ा, तो सेल थ्योरी ने यही कहा कि ऑल द न्यू सेल्स फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इस अवस्था में आने पर इसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। अब ये दो ऑप्शंस क्या हैं? तो पहला ऑप्शन है जिसको क्या कहा जाता है?
तो उस ऑप्शन को कहा जाता है आपका एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस जो आपको यहां दिख रहा है कि ये कोशिका क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाए। जैसे रोजाना आपकी कई कोशिकाएं जो है मर जाती हैं, डेड हो जाती हैं। जैसे कि आपने नहाया तो नहाने पर आपके सेल जो हैं, सर के 2-4 बाल गिरे तो डेड हो गई वो कोशिकाएं। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एपोप्टोसिस कहा जाता है। तो कोशिका के पास ऑप्शन है। सबसे पहले आप क्या देखते हैं, रेट देखते हैं कि वो जो न्यूक्लियस का रेट है, मतलब न्यूक्लियस का साइज है वो कैसा है। अगर न्यूक्लियस का साइज बड़ा है, साइटोप्लाज्म ज्यादा कम है, तो वो आपकी एक्टिव सेल है, वो आपका सक्रिय कोशिका है। लेकिन धीरे धीरे जो है वो मृत कोशिका हो जाएगी, क्योंकि उसके पास 2 ऑप्शन है। कब, जब वो आपका कैसी होने लगे, ओल्ड सेल होने लगे। ओल्ड सेल का मैंने आपको बता दिया, N/C का रेशो, न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म का रेशो क्या होने लगे, कम होने लगे। और कोई भी रेशो कम कब होता है, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती है। जैसे कि अगर आप बात करें 2/10 है तो कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। लेकिन 2/100 है तो ये क्या हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा। तो एक अवस्था हर सेल के अंदर आती है जब वो बूढ़ी होने लगती है, वो ओल्ड होने लगती है। तो ओल्ड होने के पास उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वो एपोप्टोसिस कर ले, वो सेल को नष्ट कर ले। और दूसरा जो ऑप्शन होता है वही हमको पढ़ना है आज। तो हम जो बात कर रहे हैं, दूसरा ऑप्शन उसके पास क्या है, डिवीजन का ऑप्शन है, सेल डिवीजन होता है। तो वही हम आज बात करेंगे। तो समझ में आ रहा होगा आपको कि भाई किस तरीके से सेल के अंदर डिवीजन होता है या विभाजन होता है। तो यहां से आगे हमारी बात को प्रोसीड करते हैं। तो बेसिकली कोई भी सेल है, कोई भी कोशिका है, तो कोशिका में सबसे पहले चेक किया जाता है कि वो क्या है, यूथ सेल है कि नहीं, एक्टिव सेल है कि नहीं। मतलब वो युवा कोशिका है कि नहीं। ये रेशो से होता है। रेशो आप समझ गए कि अनुपात से निकाला जाता है वो। और क्या अनुपात होता है, तो सेल वॉल क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, ऑलरेडी ये सारी चीजें डिस्कशन हो चुका है, तो आप समझ रहे हैं। अब देखिए यहां से जो है 2 ऑप्शंस थे, किसी भी कोशिका के पास 2 ऑप्शन थे। एक तो क्या हो जाना, नष्ट हो जाना, और उस प्रोसेस को क्या बताया मैंने, एपोप्टोसिस कहते हैं। हिंदी में भी इसको एपोप्टोसिस ही कहेंगे। दूसरा प्रोसेस जो है इसको कहा जाता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब विभाजन। तो अब जो ये डिवीजन है, ये डिवीजन कितने टाइप का होता है, तो इसको देख लेते हैं। ये डिवीजन कितने टाइप का है, तो ये डिवीजन जो विभाजन है, इसमें 3 तरह के विभाजन हमको पढ़ने होते हैं। कौन कौन से, तो जो सबसे पहला होता है, देखिए ध्यान से समझिए इन चीज़ों को। अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ लिया, फिर आपको कोई भी बार बार इनको नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैं शुरू दिन से कह रहा हूं कि अगर आपको साइंस पे कॉन्सेप्ट जमाने हैं तो लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देखिए, 2-3 बार उस चीज़ को, और जितना आप लिख कर ट्राई करेंगे उतना आपको धीरे धीरे क्लैरिटी आने लगेगी। तो जितने भी लोगों को समझने आ रहा है वो बिल्कुल इस चीज़ को ट्राई करें, और जिनको नहीं आता है वो कमेंट सेक्शन में कई लिख सकते हैं, और जो भी चीज़ें होती हैं उन पे मैं डिस्कशन ज़रूर करूँगा। जैसे जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं उनको भी मैं डिस्कस कर दूंगा, तो डोंट वरी, लेकिन ध्यान से समझिए इसको। तो सबसे पहले जो है एक प्रोसेस होता है जिसको कहा जाता है ए माइटोसिस। ए माइटोसिस क्या होता है इसको भी समझेंगे। दूसरा होता है माइटोसिस, और तीसरा प्रोसेस होता है मियोसिस। अब ये क्या क्या है, तो कोशिका के अंदर सेल के पास एक ऑप्शन तो था कि वो क्या हो जाए, डेड हो जाए, लेकिन दूसरा ऑप्शन है वो डिवाइड हो जाए। तो डिवाइड में एक प्रोसेस है जिसको मियोसिस कहा जाता है, इसको हिंदी में कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन। इसके अलावा माइटोसिस होता है जिसको कहा जाता है समसूत्री विभाजन। इसके अलावा ए माइटोसिस जो होता है या ए माइटोटिक होता है, ये क्या होता है, तो इसको असमसूत्री विभाजन कहा जाता है। असमसूत्री विभाजन कैसा, तो ये आपने देखा होगा कि घरों में कई बार आपके घरों में प्याज रखी हुई देखी होगी, और प्याज जो है कुछ समय रहती है, मॉइस्चर नमी ज़्यादा होती है, तो उसी में से एक नई प्याज निकलने लगती है। तो वो हूबहू वैसी ही प्याज बनेगी जैसी
उस प्याज से निकली है। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? माइटोसिस कहा, माइटोसिस कहा जाता है। तो कोशिका के अंदर से ही एक नई कोशिका निकल जाना, कि मतलब मान लिया जाए एक बडिंग जो होता है कि ये जो कोशिका है वो बड़ी होती जा रही है और बड़े होते होते एक नई कोशिका बन जाए, एक नया सेल बन जाए। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एमाइटोसिस या असमसूत्री विभाजन। तो ये कई चीज़ों में होता है, ये हमारे अंदर नहीं होता है कि हमें हाथ में चोट लगी या कुछ ऐसा कुछ पिंपल हुआ वो इतना बड़ा होता चला जाए, तो ऐसी चीज़ हमारे अंदर नहीं होती। हमारे अंदर जो प्रोसेसेस होती हैं ह्यूमंस के अंदर वो ये दो होती हैं जो बहुत अच्छे से आपको समझनी है। माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, इनके अंदर आई फेस, मेटाफेस क्या होता है, इसमें प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस, ये सारी चीज़ें समझेंगे कि हर तरीके की। लेकिन पहले ध्यान से इस चीज़ को समझिए कि भाई हमारे पास डिवीजन में कितने ऑप्शन हैं? 3 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन क्या है? एमाइटोसिस, मतलब असमसूत्री विभाजन। तो हम उससे थोड़ी सी बात करना चालू करते हैं। तो देखा जाए तो भाई कोई भी जो सेल है वो सेल से एक प्रोसेस तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है, एमाइटोसिस होता है। दूसरा, जब इसके न्यूक्लियस का साइज श्रिंक हो जाए और इसके साइटोप्लाज्म का साइज बढ़ जाए तो ये जो कोशिका है नई कोशिकाओं को जो है निकालने में मदद करती है, मतलब सेल डिवीजन यहाँ पर होने लगता है। और सेल डिवीजन के अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उससे नई नई कोशिकाएं बनती हैं। चाहे हमारे बॉडी के अंदर सेक्स सेल्स हो जिसमें स्पर्म हो, ओवा हो, चाहे मसल सेल्स का बनना हो, चाहे फैट सेल्स का बनना हो, चाहे बोन सेल्स, ये जितने भी आपकी बॉडी के अंदर सेल्स हैं इनके अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सारी चीज़ों को फॉलो हो रहा है। लेकिन हमारी बॉडी में एमाइटोसिस नहीं होता है, जो मैंने आपको बताया जिसको असमसूत्री विभाजन कहा जाता है, वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता है। तो वो जो है वो कहाँ होता है उसको भी थोड़ा सा देखेंगे। और उसके अलावा जो है, जो मैंने आपको बात करी कि यहाँ पर जो सेल डिवीजन है वो कैसा है, एक तो माइटोसिस है, एक मियोसिस है, और तीसरा जो है इसी को कह दिया जाता है बाइनरी फिजन होता है, जिसको द्विअंगी विखंडन कहा जाता है। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था, एमाइटोसिस के अंदर ही एग्जाम्पल है एक जिसको क्या कहा जाता है, द्विअंगी विखंडन। अब ये द्विअंगी विखंडन क्या होता है इसको समझेंगे। फिर हमारा जो दो तरह का विभाजन है, एक समसूत्री विभाजन और एक अर्धसूत्री विभाजन, जिसको माइटोसिस कहा जाता है और मियोसिस कहा जाता है, इसको समझेंगे। तो ये सारी चीजें क्या है, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन है, क्योंकि एक केस में तो हमने सेल को खत्म ही कर दिया, दूसरा फेस हमारे लिए समझने के लिए है। तो एमाइटोसिस में जो है बाइनरी फिजन आ जाता है। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, जैसे कि ये हाइड्रा की बात करें, ये हाइड्रा है, या अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में भी ऐसा ही होता है कि एक यहाँ से नया निकलता है और नया निकलने के बाद ये इसी के जैसा होता है और ये फिर एक नए सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एक नई कोशिका बन गई, न्यू सेल बन गई। और ये न्यू सेल किस तरीके से बनी, पुरानी मौजूद कोशिका से ही बनी। तो ये जो आपका टाइप है इसको बाइनरी फिजन या द्विअंगी विखंडन कहा जाता है। तो ये क्या ह्यूमंस में होता है, तो नहीं होता है। हमारे लिए जो प्रोसेस पढ़नी है उनको कहा जाता है क्या, तो वो होता है माइटोसिस और दूसरा प्रोसेस है मियोसिस। तो इस प्रोसेस को अगर हमने समझ लिया तो ये चीज हो जाएगी क्लियर। अब देखिए, ये शब्द आपने सुने हुए हैं कई बार, तो ये किस तरीके से विभाजन होता है। तो देखिए यहां पर आपको एक कोशिका दिख रही है। अब ये कोशिका जो है इसके अंदर धीरे धीरे इसके साइज में डिफरेंस आ रहा है। इसका साइटोप्लाज्म कैसा हो रहा है, मतलब आपका कोशिका द्रव का साइज क्या होता जा रहा है, कोशिका द्रव बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे इसमें क्या होगा, विभाजन हो जाएगा। तो विभाजन होने में यहाँ पर आपको दिख पा रही है, ये धीरे धीरे इसके अंदर इस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, इसको फुरो कहा जाता है। और फिर यहाँ पर इसी से निकलकर एक नया न्यूक्लियस बन जाता है, एक नया केंद्रक बन जाता है और फिर ये दो नई कोशिकाएं बन गई। मतलब एक पुरानी मौजूद कोशिका से दो नई कोशिकाएं बन गई। दो नई कोशिकाएं भी बोल सकते हैं, या एक कोशिका तो थी उसी से निकलकर दूसरी कोशिका बन गई। तो ये जो एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर ये दो चीजें होती हैं, एक होता है माइटोसिस, एक मियोसिस। अब देखिए ये हिंदी में बहुत सिंपल सा है, इसको कहा जाता है समसूत्री विभाजन, और अभी मैंने आपको बताया था इसको बोल देते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो भाई ये क्या है, समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन। तो इसमें जो है आपका सूत्र का मतलब क्या होता है, तो एक चीज होती है हमारे न्यूक्लियस में जिसको कहा जाता है क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स के ऊपर मैंने बात करी थी, ये क्या होते हैं,
तो क्रोमाटिन जो होते हैं जब कंडेंस हो जाते हैं तो क्रोमेटिन से ही क्या बनता है आपका, क्रोमोसोम्स बनता है। और ये जो है क्रोमोसोम से के अंदर एक होता है समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन जो है ये माइटोसिस के अंदर पढ़ते हैं हम। और अर्धसूत्री विभाजन मतलब हमारे ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इन्हीं को हिंदी में कहा जाता है गुणसूत्र। तो ये गुणसूत्र जो है, ये सूत्री विभाजन जो है शब्द इसी से जुड़ा हुआ है, क्रोमोसोम से ही जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले की क्लासेस में भी बताया था कि हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 होते हैं, जिसमें 23 हमें कहाँ से मिलते हैं, मदर से, 23 मिलते हैं फादर से, और हमारी बॉडी में ये 23 से 46 बनते हैं। तो ये जो प्रोसेस हो गया वो कौन सा हो गया, ये हो गया मियोसिस। और दूसरा प्रोसेस है माइटोसिस, जिसको समसूत्री कहा जाता है, जिसमें बराबर ही बंटता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारी स्किन का कोई पार्ट कट गया, हमारे बाल कोई जो है टूट गया, तो उसके बाद जो नया बाल आएगा वो हमारे ही बालों जैसा होगा। उसके अंदर पूरे के पूरे 46 क्रोमोसोम्स आएंगे, मतलब पूरे 46 क्रोमोसोम हमारे बाल में मिलेंगे। तो ये जो है यहां पर समसूत्री विभाजन है। समसूत्री का मतलब वैसे का वैसा ही बन जाना, और मियोसिस का मतलब अर्धसूत्री, मतलब जो है उसका आधा जाना। मदर से कितना आ रहा है, 23 आ रहा है, फादर से कितना आ रहा है, 23 आ रहा है, तब तो नए जो भ्रूण है या एम्ब्रियो है उसमें कितना आएगा, 46 आएगा। अगर हमें मदर से भी 46 मिलता, फादर से भी 46 मिलता, तो हमारे जो गुणसूत्र होते वो माइटोसिस से बनते। और माइटोसिस से मतलब हमारे बॉडी के अंदर 92 क्रोमोसोम्स होते हैं, 92 जो है वो गुणसूत्र होते हैं। तो हमारे अंदर पूरे कैरेक्टर्स मदर जैसे भी होते, पूरे कैरेक्टर फादर जैसे भी होते, ऐसा नहीं होता है। तो हमारे अंदर जो जर्म सेल जो कहलाता है, जो आपका जो युग्मक बनता है, जो गैमीट फॉर्मेशन होता है, वो किससे होता है, तो मियोसिस से होता है। बाकी हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी चीजें हैं, अगर कोई छोटा बच्चा था, धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा है, उसके अंदर हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, ये सारी चीजें क्या है, माइटोसिस है। मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर माइटोसिस भी होता है, मियोसिस भी होता है। लेकिन जो आपका नए मतलब रिप्रोडक्शन जो होना, प्रजनन जो होना, नए जीव का जो बनना, वो किससे होगा, मियोसिस से होगा। और बाकी सारी चीजें, हमारे नेल्स कट गए, हमने नेल काटे तो हमारे पूरे के पूरे 46 क्रोमोसोम नेल में गए, फिर नए आ गए, तो वो पूरा का पूरा नया प्रोसेस का बनना क्या हो गया, माइटोसिस हो गया। समसूत्री, एक जैसा, लेकिन जहां पर आधा आधा ही आए, आप पूरे के पूरे जो है अपने फादर जैसे नहीं दिखते हैं, उनके जैसे, मतलब ऐसा है कि आपको कोई भी देखकर बता सकता है कि आप इनके बच्चे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप पेरेंट्स टीचर मीट में आप ही चले जाएं पापा बनकर, और जो है टीचर आपको पहचान ही ना पाए कि आप हो या आपके पापा हैं। तो ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में होता है मियोसिस, आपकी बॉडी में माइटोसिस नहीं होता है। तो ये चीज जो है कि हमारे अंदर जो मदर फादर से होते हुए कई सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हुए भी हम उनसे कई तरह से अलग हैं, वो किस प्रोसेस के कारण है, मियोसिस के कारण है। पूरे विश्व भर में जो 7 बिलियन से ज्यादा जो लोग देखने मिल रहे हैं, और हर व्यक्ति का फिंगरप्रिंट्स अलग है। बायोमेट्रिक जो आधार कार्ड आप यूज कर रहे हैं आज की डेट में, आपके जो स्टैटिस्टिक्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, वो होते ही नहीं अगर विश्व में ये मियोसिस नहीं होता। अगर बॉडी में मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता तो एक दूसरे से कोई अलग ही नहीं होता, उसके फिंगरप्रिंट्स भी अलग नहीं होते, उसके डीएनए भी अलग नहीं होते। तो जो इसके अंदर जो बदलाव ला रहा है सेल डिवीजन के अंदर, उस चीज को कहा जाता है मियोसिस। तो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर किसी भी जगह पर कोई चोट लग गई तो नई स्किन आ जाना, हेयर फॉल हो गया तो नए हेयर का आ जाना, अगर हमें हमारे जो नेल्स काट लिए हमने, उस नेल्स का आ जाना। जैसे कि हमारे लिवर का भी जो है बोला जाता है कि हमारा लिवर अगर थोड़ा बहुत भी डिस्ट्रॉय होता है तो अपने आप ही बन जाता है। तो ये सारी चीजें वो हूबहू जो सेम चीज बनने की जो प्रोसेस है वो है माइटोसिस। और जो थोड़ा सा विभाजन, मतलब जो देखिए यहां पर एक शब्द चलता है बायोलॉजी में, एक चीज कहलाती है सोमैटिक सेल। देखिए मैं एकदम चीजें इनको हम अच्छे से भी पढ़ेंगे, लेकिन शुरू में ही डिफरेंस समझ में आ जाएगा तो वो चीजें आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये जो है सोमैटिक सेल का मतलब क्या होता है, और एक होता है जर्म सेल। जर्म सेल का मतलब कि भाई हम जो बन पा रहे हैं, जैसे कि हमारा जो जन्म हुआ है वो जिस प्रोसेस से हुआ है उसमें जो
विभाजन हो रहा है वो मियोसिस, तो वो जर्म सेल के अंदर होता है। बाकी हमारे शरीर के अंदर कोई भी चीज है, कोई बच्चे का जन्म हुआ और धीरे धीरे जो बड़ा हुआ, वो सारे विभाजन कैसे हैं, माइटोसिस से हैं, समसूत्री विभाजन है। सिर्फ बच्चे का जो जन्म होता है, मदर से ओवा का आना, फादर से स्पर्म का आना और उससे एम्ब्रो भ्रूण का बनना, वो प्रोसेस जो इस पे टिका हुआ है, दैट इज मियोसिस। तो उसी को हम समझने रहे। तो थोड़ी बहुत तो चीज आपको समझने आ रही होगी कि भाई किस तरीके का यहां पर विभाजन होता है। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस में यहां पर देख पा रहा होगा आपको, ये जो है छोटा सा एक माइटोसिस का मैंने एग्जाम्पल यहां पर बताया हुआ है कि भाई किस तरीके से इसी के डुप्लीकेट बन जाते हैं और डुप्लीकेट बनने के बाद इसके अंदर सेंट्रियोल होता है। सेंट्रियोल शब्द को मैंने कल भी बताया था कि यहाँ काम आने वाला है। और ये सेंट्रियोल ये इसको खींचता है और खींचने के बाद दो नए सेल बन जाते हैं जो इससे ही निकलकर बने हुए हैं। तो ये जो प्रोसेस दिख रहा है, एक कोशिका से दो नई कोशिकाओं का बनना, और इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको सारी चीजें हम समझेंगे। तो ये जो प्रोसेस है इसी को समझ रहे हैं, माइटोसिस। और उसी के अंदर दो प्रोसेस और होती हैं जो माइटोसिस के अंदर के बाद जो एक एडवांस केस होता है जो मियोसिस होता है, उसमें मियोसिस 1 मियोसिस 2 जो होता है, मियोसिस 2 के अंदर भी सेम प्रोसेस माइटोसिस वाली ही होती है। कैसे होती है उसको धीरे धीरे समझते हैं। तो देखिए यहां पर एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल लिया है कि माइटोसिस, जैसे कि अगर हम बात करें 46 क्रोमोसोम्स है हमारी बॉडी में, तो 46 क्रोमोसोम से निकलकर दो नए 46 बन जाएं, मतलब हमारे नेल्स को देख लिया जाए, नाखून जो है हमारे, तो नाखूनों में अगर हम बात करें कि नाखून टूटे और फिर से नए नाखून आ गए, तो वो प्रोसेस कौन सा है, माइटोसिस का है। मतलब पूरे 46 के 46 क्रोमोसोम्स गुणसूत्र नए बन पा रहे हैं। तो ये जो है स्टार्टिंग और एंडिंग जो प्रोसेस हो रही है, इसको क्या कह दिया हमने, समसूत्री विभाजन। क्या कह दिया गया है इसको, समसूत्री विभाजन। इसके अलावा मियोसिस में क्या बोला जा रहा है कि 46 से क्या हो रहे हैं, दो नए बन रहे हैं, और इन दो नए से भी क्या हो रहा है, 23 23 23 23 हो रहा है। मतलब जो प्रोसेस यहां पर होता है माइटोसिस में, वही इस वाले फेस पर भी होता है। इससे निकलने के बाद भी यहां पर क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। कि देखा जाए तो क्या हुआ, 46 से यहां पर 23 का बना, और 23 से बनने के बाद जो है, सॉरी यहां पर इसको देखिए, ये देखिए ये कितने हैं, 46 हैं। इस 46 से यहां पर बन रहा है 23 और 23। तो 46 से जो 23 बन गया, इस प्रोसेस को क्या क्या कहा गया, मियोसिस 1। ये कौन सा प्रोसेस है, मियोसिस 1। अब देखिए मियोसिस को मैंने पहले भी नाम बताया, इसको क्या कहा जा रहा है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन मतलब हाफ ही आएगा। तो बेसिकली क्या होता है, 46 के 23 और 23 होना, मतलब क्या हुआ, अर्ध ही होना, आधा ही होना। तो जब वो आधा हो रहा है, तो क्यों हो रहा है आधा, क्योंकि वहां जो प्रोसेस फॉलो हो रही है वो हो रही है मियोसिस। तो इस स्टेज को कहा जाता है मियोसिस 1। और जो मियोसिस के बाद यहां मैंने लिखा हुआ है माइटोसिस, लेकिन इसी प्रोसेस को क्या कह दिया जाता है, मियोसिस 2। अब मियोसिस 2 में होता क्या है, होता तो माइटोसिस ही है। क्यों, क्योंकि अभी आपने देखा एक 46 से एक नया 46 और एक दूसरा 46 बन रहा है, 46 बन रहा है। और इसी में देखा जाए तो एक 23 से एक नया 23 और दूसरा 23, इस 23 से एक नया 23 और दूसरा 23। मतलब एक सेल से यहां 4 सेल्स बन रही हैं, लेकिन ये जो है आपका जितना था उसका आधा बन रहा है, यहां पर जितना था उतना ही बन जा रहा है। तो ये जो है इसको कहा जाता है डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड से दो नए डिप्लॉइड बन जाना, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, माइटोसिस। और मियोसिस में एक डिप्लॉइड से 4 हैप्लॉइड का बन जाना, ये कहला देता है मियोसिस। तो ये जो चीज है आपको थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही होगी कि ये क्या हो रहा है सर, तो ये जो समझने के लिए आपको सेल साइकिल समझना पड़ेगा। तो बस अभी तो मैंने क्या बताया है आपको, जस्ट बेसिक सा डिफरेंस बताया कि इनमें होता क्या है। तो इसमें एक प्रोसेस होती है, इसमें दो प्रोसेस होती है। मियोसिस 1 में आधा होना अर्धसूत्री, और मियोसिस 2 में फिर प्रोसेस हो जाती है माइटोसिस की ही।
तो ये जो प्रोसेस है इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ऐसा मत समझिएगा कि यहां पे ये हमने बस इतना ही डिस्कशन करना है, अभी बहुत सारा डिस्कशन बाकी है, बस हम इस चीज का बेसिक एसेंस समझ रहे हैं अभी। ये जितना अच्छे से आप समझेंगे तो आगे आपको बार बार वो चीजें क्लियर होती जाएंगी। मान लिया जाए ये 46 जो है वो 46 क्रोमोसोम्स किसके हैं, फादर के हों या मदर के हों, तो उस 46 से क्या होता है 23 में कन्वर्ट होना, और 23 से मिलकर जो है नए बच्चे के अंदर जो 23 मदर से आना, 23 फादर से आना, वो प्रोसेस जो होता है वो मियोसिस के थ्रू होता है। ये हमारे किसी भी, ये ह्यूमंस के अंदर जो मैंने आपको पहले भी बताया, जर्म सेल के अंदर या आपका रिप्रोडक्शन के अंदर, प्रजनन के अंदर जो होता है वो होगा मियोसिस। और बाकी कोई भी स्किन का बनना, इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चीज रिपेयरिंग होना, हेयर्स का बनना, नेल्स का बनना, वो सारी चीजें माइटोसिस होती हैं। अब देखिए इसके लिए क्या फॉलो होता है, तो इसके लिए एक साइकिल प्रॉपर फॉलो होती है जिसको सेल साइकिल या कोशिका चक्र कहा जाता है। अभी कोशिका चक्र में होता क्या है, तो हमें थोड़ा सा सेलुलर नॉलेज होना जरूरी है। सेलुलर नॉलेज का मतलब कि आपको कोशिका क्या होती है, जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है वो सारा काम आएगा। अब यहां से कैसे काम आएगा, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेसेस होती हैं। वो क्या प्रोसेसेस होती हैं, तो उसको समझने के लिए आपको सेल साइकिल समझनी होती है। अब यहां पर आपको कुछ प्रोसेस दिख रही हैं, तो घबराना नहीं है इन प्रोसेस से, आपको बस याद रखना है कि सेल साइकिल में दो प्रोसेस होती हैं, एक होता है आई फेस और एक होता है एम फेस। एक एम फेज है और एक आई फेज है। तो ये आई फेज का मतलब क्या है, तो ये होता है इंटरफेस, इंटरफेस। और ये एम फेज क्या होता है, तो इसी को कहा जाता है माइटोटिक फेस। देखिए अभी तक जितनी चीजें पढ़ी हैं वो हमने सेल डिवीजन पढ़ा ही नहीं है, हमने बस टाइप पढ़ लिया है, क्यों होता है, कैसा होता है। असली पिक्चर तो हमारी यहां से शुरू होगी। तो अब ध्यान से समझना है कि भाई कैसे होता है। तो बहुत ही सिंपल वे में समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारी आप बुक्स पढ़ेंगे या आप लिटरेचर्स देखेंगे तो वहां पर क्लैरिटी नहीं मिलेगी आपको। मिल तो जाएंगे सारे कंटेंट, आपको डायग्राम्स मिल जाएंगे, लेकिन बेसिकली आपने ये दो चीजें समझ ली तो आपको पूरा का पूरा सेल डिवीजन समझने आएगा। तो इसलिए अब ध्यान से देखेंगे, एक क्या चीज है, एक कहा जा रहा है इंटरफेस, इंटरफेस, और दूसरा कहा जा रहा है माइटोटिक फेस। तो माइटोटिक फेस जो है, समसूत्री जो फेस है या आपका इंटरफेस है, ये करते क्या है। तो इंटरफेस का मतलब है कि भाई कोशिका जो थी, एक सेल जो था वो कैसा हो गया है, ओल्ड हो गया है, जो हमने शुरू में देखा। मतलब उसके अंदर साइटोप्लाज्म धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियस का साइज कम होता जा रहा है। तो अब वो सेल या तो मर जाएगी या तो डिवीजन करेगी। तो डिवीजन करने के लिए उसको पहले तैयारी तो करनी पड़ेगी। तैयारी कैसे, जैसे कि मान लिया जाए कि आपके पास अभी जो है 100 रुपए है और आपने किसी से वादा किया हुआ है कि आप उसको 200 रुपए देंगे। तो बेसिकली आप 200 रुपए कैसे देंगे, पहले आपको 100 रुपए और कमाने होंगे। तो जो 100 रुपए कमाने का प्रोसेस है, तब जाकर तो आप किसी को 200 रुपए दे पाएंगे। तो वो जो प्रोसेस है उसी को कहा गया इंटरफेस। इंटरफेस में सेल क्या करती है, सेल को एक नया सेल बनाना है अपने से ही। तो वो जो नया सेल है उसमें वो सारी चीजें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, जो आपने पढ़ा, राइबोसोम होना चाहिए, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होना चाहिए, उसमें सेल वॉल होनी चाहिए, उसमें साइटोप्लाज्म की जितनी भी चीजें, माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए, उसमें गोल्जी बॉडीज होनी चाहिए, उसमें क्रोमेटिन होना चाहिए, उसमें क्रोमोसोम्स, डीएनए, आरएनए, सभी चीज चाहिए, तभी तो एक नई कोशिका बनेगी। तो जैसे कि 100 रुपए आपके पास हैं और दूसरे 100 रुपए कमाने के लिए भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितने 100 रुपए में लगाई थी आपने, तब तो जाकर आप किसी को 200 रुपए दे पाएंगे। तो बेसिकली सेल को भी पूरी प्रिपरेशन करनी होती है। जैसे आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वैसे ही सेल नए सेल को बनाने के लिए प्रिपेयर करता है, और उसकी जो प्रिपरेशन है उसको कहा जाता है इंटरफेस। तो इंटरफेस में क्या होता है, तो अब ध्यान से समझिए। इंटरफेस में होती हैं कुछ प्रोसेसेस, जिसमें एक होता है G1 फेस, एक होता है आपका G2 फेस, और इन दोनों के बीच में एक फेस होता है जिसको कहा जाता है S फेस। तो देखा जाए तो कितने फेस हैं यहां पे, तो ये आपको दिख पा रहे होंगे कि एक लिखा हुआ है G1 फेस, ये लिखा है G1 फेस, फिर आपको दिख रहा है S फेस, और S फेस के बाद G2 फेस। फिर आप बोलेंगे सर ये G0 भी तो लिखा हुआ है, तो G0 भी एक फेस होता है,
ये तब एक्टिवेट हो जाता है कि मतलब अब सेल का डिवीजन होना है। तो सेल का डिवीजन जहां से होना तैयार हो जाए, तय हो जाए, कोशिका का विभाजन, तो ये इसकी रेस्टिंग होती है, मतलब ये एकदम रेस्ट पोजीशन से है। और अब एक्टिवेट होगा किसके लिए, कि आपको पता चल गया कि भाई आपको किसी को 200 रुपए देने हैं, तो अब आप मेहनत करना चालू हो रहे हो। तो जब तक आप रेस्ट पे थे वो G0 फेस होता है या G0 फेस होता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए पहली प्रोसेस कौन सी हो जाती है, G1 फेस की। फिर दूसरी प्रोसेस कौन सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, S फेस। और तीसरी प्रोसेस होती है G2 फेस। अब देखिए इन फेसेस में क्या होता है, यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पहली फेस जिसको आई फेस या इंटरफेस कहा जाता है, और दूसरा यहां पर आपको दिख रहा होगा एम फेस, मतलब माइटोटिक फेस। तो हम पहले बात कर लेते हैं इंटरफेस की, कि इंटरफेस में क्या होता है, फिर माइटोटिक फेस में क्या होता है। इसके अंदर अभी मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा, तो इसमें 4 प्रोसेस पढ़ेंगे आप, ठीक है। ये कौन कौन से फेस होते हैं माइटोटिक फेस में, तो PMAT, ये क्या है, तो PMAT है। तो ये PMAT जो है इसको समझेंगे, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस, ये सारी चीजें किसमें है, माइटोटिक फेस में। और आपका G1, S और G2 ये किसमें है, तो ये है आपका आई फेस में, आई इंटरफेस में। इसको समझ जाएंगे आप, तो घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला फेस क्या है हमारा, इंटरफेस है। तो इंटरफेस में क्या होता है, तो इंटरफेस में होता है सबसे पहले G1 फेस। तो G1 फेस में क्या करता है सेल, तो सेल क्या करता है, डबल करने की कोशिश करता है। किस चीज को डबल करता है, तो हर चीज को डबल, क्योंकि भाई एक नया सेल तो बनाना है। तो उस नए सेल में क्या होगा, प्रोटीन भी जरूरत पड़ेगी, आपका कार्बोहाइड्रेट की भी जरूरत पड़ेगी, नए नए सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल बनाने हैं, तो हर चीज की डबलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। और ये डबलिंग कहां स्टार्ट होती है, तो आपका G1 फेस में। किस चीज की, प्रोटीन्स वगैरह की, जो सेल सिंथेसिस के लिए जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, सेल ऑर्गेनल्स, जो पूरा का पूरा सेम बनना है, तो उसके लिए तो ये सारी चीजें चाहिए। तो ये सब चीजों का डबल कर देता है किसके अंदर, G1 फेज के अंदर। फिर S फेज में क्या होता है, तो S फेज में होता है DNA। ये DNA का रेप्लिकेशन होना चालू होता है। देखिए जो G1 फेज है उसमें सारे प्रोटीन्स का डबलिंग होती है, लेकिन आपसे पूछा जाए एग्जाम्स में कि भाई हिस्टोन प्रोटीन कहां पर डेवलप होता है, या हिस्टोन प्रोटीन का डेवलपमेंट कहां होता है, तो हिस्टोन मैंने आपको बताया था, हिस्टोन कहां होता है, हिस्टोन जो है वो क्रोमोसोम्स, मतलब क्रोमेटिन वाला जो मैंने आपको पार्ट बताया था कि क्रोमेटिन से ही निकलता है क्रोमोसोम्स, और उस वो जो लिपटा रहता है क्रोमोसोम, जो DNA जिस पे लिपटा रहता है, उसी को क्या कह दिया जाता है, उसी को कह दिया जाता है हिस्टोन। तो न्यूक्लियोसोम का बनना, हिस्टोन का यहाँ पर डबल बनना, तो यहाँ पर सारे प्रोटीन बनेंगे, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पर बनेगा, ये क्वेश्चन सीधे सीधे आएगा आपको। तो जो आपका इंटरफेस है या आई फेस है, आई फेस का वो समय जहां पर क्या बन रहा है, आपका सारे प्रोटीन बन रहे हैं, तो वो हो जाता है आपका G1 फेस। लेकिन S फेस में क्या बनेगा, तो विशेष तौर पर हिस्टोन प्रोटीन बनेगा, मतलब DNA के जो मटेरियल्स होते हैं उनका रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं आप कि चीजें डबल करनी है, तो कॉपी बनाना चालू हो जाते हैं। तो DNA सिंथेसिस पूछ लिया जाए कि भाई DNA का सिंथेसिस कहां होता है, संश्लेषण कहां होता है, तो DNA सिंथेसिस जो है वो S फेज में होता है। G1 फेज में क्या होगा, तो G1 फेज में डबल हो जाएगा प्रोटीन का बनना, बाकी चीजों का बनना, और S फेज में DNA सिंथेसिस होगा, और किसका होगा, तो हिस्टोन प्रोटीन का बनना होगा। फिर जो G2 फेज है, अब कौन सी चीज आएगी, तो देखिए यहां से G0 से G1 पे आए, G1 के बाद S पर आए, S के बाद आप बढ़ेंगे कहां, G2 फेज की तरफ। तो G2 फेज जो होता है वो एक चेकिंग पॉइंट होता है। G2 फेज चेकिंग पॉइंट होता है, क्या भाई हमने जब 100 रुपए से 200 रुपए कमाए बनाने हैं हमें, तो क्या ये आपका पूरी तरीके से बन गए हैं, मतलब हमने पूरे धीरे धीरे मान लिया जाए हमने एक दिन 10 रुपए कमाए, दूसरे दिन 20 रुपए कमाए, तो ऐसे करते करते हम उसको डबल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो होता है G2 फेज चेकिंग पॉइंट होता है, फीडबैक पॉइंट होता है, एक ऐसी चीज है कि भाई समीक्षा की जाती है कि भाई
क्या जो ये डबलिंग हो रही थी, जो एक नए सेल को बनाने की कोशिश थी, वो पूरी हो गई है? जो नया सेल बनेगा वो ऐसा तो नहीं कि टूट जाएगा या वो आगे काम कर पाए या ना कर पाए। तो बेसिकली वो 100 का 200 हुआ है कि नहीं हुआ है, जिस पॉइंट पर चेक होगा वो G2 फेस होगा। और G2 फेस में लगा कि भाई राइबोसोम जो है प्रॉपर नहीं बन सकता है, या राइबोसोम ने इतना प्रोटीन डेवलपमेंट नहीं किया कि कोई सेल पार्ट बन पाए, तो ये वापस से उसका प्रोडक्शन करेगा। और ये प्रोडक्शन करने के बाद ये बता देगा कि अब सेल तैयार है पूरी तरह से और यहां पर सेल डिवीजन होना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो जो आपका G2 फेस है वो आपका क्या है, चेकिंग पॉइंट है। और जिन चीजों की डबलिंग नहीं हुई है वो डबलिंग कहां पर हो जाएगी, तो G2 फेस में हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा कौन सा फेस है, वो है आपका इंटरफेस। तो इंटरफेस के अंदर ये प्रोसेस हो गई। तो इंटरफेस जो है आपने देख लिया कि भाई ये आई फेस जो था, G1, S और G2, अब पहुंच जाएंगे हम किस फेस पर, माइटोटिक फेस पर। तो माइटोटिक फेस को भी देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो भाई यहां से आपका सेल ग्रोथ में G1 हो गया, G1 के बाद S हो गया, S के बाद G2 हो गया। तो ये जीवन जो है लाइफ नहीं है, जीवन वाले जीवन की बात नहीं कर रहे हैं। तो जीवन का मतलब जीवन फेस की बात कर रहे हैं हम। और एस का मतलब देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, डीएनए रेप्लिकेशन। हमने डीएनए का ही तो रेप्लिकेट किया, तो डीएनए का यहां पर रेप्लिकेशन हो गया और उससे क्या बन रहा है, प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस। G2 फेस में ये पूरी तरह से देख लिया। तो ये पूरा का पूरा फेस कौन सा हो गया, ये हो गया इंटरफेस। इंटरफेस के बाद जो प्रोसेस आएगी वो आएगी एम फेस की। कौन सी आएगी, एम फेस। और एम फेस के अंदर मैंने अभी आपको बताया कि एम फेस में 4 प्रोसेसेस पढ़नी होती हैं। कौन कौन सी, तो इसके अंदर आती है सबसे पहले पीएम। देखिए इसको याद करने के लिए आप याद रख सकते हैं कि पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, पीएम अटल बिहारी वाजपेयी से इसको याद कर लेंगे कि पीएम अटल। तो पी से आपका कौन सा है, प्रोफेस। प्रोफेस के बाद एम से क्या है, मेटाफेस। ए से क्या है, तो एनाफेस। और एनाफेस के बाद क्या होता है, टेलोफेस। तो ये जो प्रोसेस है वो किसके अंदर होती है, एम फेस के अंदर होती है, जिसको कौन सा कहा जाता है, माइटोटिक। यहीं पर होता है सेल डिवीजन या माइटोसिस होता है। तो ये प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टेलोफेस होता है। तो ये 4 प्रोसेसेस इसके अंदर पाई जाती हैं। तो ये 4 प्रोसेसेस में क्या होता है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली यहां पर G1 में क्या हुई, ग्रोथ हुई। S में क्या हुई, डीएनए सिंथेसिस हुई। फिर यहां पर ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, और यहां पर हो जाएगा माइटोसिस, जिसको कहा जाता है सेल डिवीजन। तो भाई जब भी माइटोसिस होगा इसके अंदर क्या प्रोसेसेस होती हैं, तो 4 प्रोसेसेस होती हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। तो देखिए यहां तक तो आपको बात समझने आ रही होगी। अब इनके अंदर क्या क्या होता है तो थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर उसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए प्रोफेस में क्या होगा, प्रोफेस में जो भी न्यूक्लियस होता है, मतलब जो भी केंद्रक होता है, उस केंद्रक के अंदर बताया जाता है कि ये, अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो इसकी लेयर होती है, इस लेयर के अंदर क्या बनता है, तो ये बहुत सारे यहां पर रैंडमली कोई भी न्यूक्लियस होगा तो उस न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेगा, उसके अंदर क्रोमेटिन मिलेगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब ऐसे धागे नुमा आकार होता है, जिसको क्या कह देते हैं आप, क्रोमेटिन कह देते हैं। मैंने आपको उस दिन भी बताया था ये क्रोमेटिन से ही क्या बनते हैं, क्रोमोसोम्स बनते हैं। क्रोमोसोम्स का जो बनना है, गुणसूत्रों का बनना है, वो क्रोमेटिन से ही होता है, जिसमें आपका क्या होता है, सेंट्रोमियर की बात की गई थी। सेंट्रोमियर होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं, और यहां से जो क्रोमेटिन है ये धीरे धीरे अलग होता जाता है, कुछ इस तरीके का आकार होता है। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये जो है एक जगह से अटैच होता है, जिसको सेंट्रोमियर कहा जाता है। तो बेसिकली यहां पे क्या होता है, सबसे पहले अब सेल से नया सेल बनना है, तो जो पहला प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है, तो पी फेस, क्योंकि मैंने बताया आपको पीएम अटल बिहारी वाजपेयी। तो पी फेस का मतलब आपका प्रो फेस। तो प्रो फेस के अंदर ये होता है कि भाई आपका क्रोमोसोम्स का बनना है।
तो ये जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, बाहर की परत है, ये धीरे धीरे डिसअपियर होने लगती है। ये धीरे धीरे क्या होगी, डिसअपियर होने लगेगी। तो बेसिकली यहां से जो क्रोमेटिन से क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, क्रोमाटिड होता है। तो ये क्रोमाटिड का प्रोसेस इसके अंदर होना चालू हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ये होता है प्रोफेज। तो देखिए ये 4 प्रोसेसेस हैं, इनको बहुत अच्छे से समझना है कि यहां पर क्या होता है, सेंट्रियोल होता है। ये सबसे पहले इसकी बाहरी परत का हटना, फिर वहां पर क्या बन जाना, वहां पर क्रोमोसोम्स का बनना, क्रोमोटिड का बनना। वो क्रोमोटिड किससे जुड़े रहना, तो वो जुड़े रहते हैं आपके सेंट्रोमियर से। सेंट्रोमियर के बाद दूसरा प्रोसेस जो होता है उसको कहा जाता है मेटाफेज। मेटाफेज में ये स्पिंडल इनको खींचना चालू करते हैं, फिर खींचने के बाद इनको अलग कर देते हैं, जो किसमें, एनाफेज में होता है। और टेलोफेज में ये एक नया सेल बन जाता है। और ये नया सेल बनने के बाद ये इस तरीके से आपका ये नया सेल बन गया है, तो धीरे धीरे इनमें विभाजन हो जाता है। तो ये जो विभाजन है इसी से आपका मायोटोसिस होता है। और मायोटोसिस जो है, जो मैंने आपको बताया था, इस तरीके से ये डिप्लॉइड का बनना होता है। तो अभी जो है, जैसे कि आपकी बॉडी में जो भी चीजें होती हैं, यहां पर होता है मियोसिस। तो देखिए अभी जो हमने बात करी है, ये मत सोचिए ये कंप्लीट हो गया है। अभी हमने जस्ट ये 4 फेसेस की बात करी है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो जब भी आपका सेल डिवीजन होगा 2 फेसेस होंगी। आई फेज को हमने आज समझ लिया है। अब जो मेटाफेज है, जो इसको माइटोटिक फेज कहा जाता है, एम फेज है, इसको मैं कल के लेक्चर में बताऊंगा। तो अभी तक चीजें आपको क्लियर हुई हैं कि नहीं हुई हैं, क्योंकि धीरे धीरे हम चीजों को बढ़ा रहे हैं, नहीं तो एकदम आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस तरीके से स्पिंडल सेल वो खींचते हैं और खींचने के बाद 2 नए नए सेल को बनाते हैं। फुरो क्या होता है, इसमें कैनेसिस भी एक प्रोसेस होती है और एक साइटोकैनेसिस भी होती है, जिसको मैं कल भी डिस्कस करूंगा। इसके अलावा जो है इसके अंदर एक प्लेट बनती है प्लांट सेल में, एनिमल्स के अंदर फुरो बनती है, जंतुओं के अंदर फुरो का निर्माण होता है। वो ये 4 प्रोसेसेस के अंदर होता है। तो आज हमने थोड़ा सा बेसिक तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करी कि किस तरीके से ये वापस से हम कल जब पढ़ेंगे तो इन चीजों को समझेंगे। ह्यूमंस के अंदर मियोसिस कैसे होता है इसकी बात करेंगे। उससे पहले आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसको फिर कल अच्छे से डिटेल में कंप्लीट कर लेंगे। तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज, इसका आंसर देना है। ये क्या होता है ये मैं कल बताऊंगा, लेकिन आप इसकी कोशिश जरूर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर टेंड्स टू वैनिश ऑलवेज ड्यूरिंग मियोसिस एंड माइटोसिस। ऐसी कौन सी चीज है जो अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्रण के दौरान संरचना हमेशा गायब हो जाती है, वो क्या होता है? वो जो है थोड़ा सा मैंने अभी डिस्कस किया था, ये आंसर बनना चाहिए। इसके अलावा सेंट्रोसोम्स डुप्लीकेट टेक प्लेस इन दिस फेज। सेंट्रोसोम किस फेज में जो है डुप्लीकेट होना चालू हो जाता है? इस चरण में सेंट्रोसोम का दोहराव होता है। एस चरण, G1 चरण, G0 चरण या M चरण या फेज में बताना है आपको। तो होप इतनी चीज आपको समझ में आई होगी कि सेल डिवीजन किससे जुड़ा हुआ है, सेल डिवीजन में होता क्या है, और सेल डिवीजन के अंदर जो 2 चीजें हैं माइटोसिस और मियोसिस, उसको समझने के लिए कुछ फेसेस समझे जाते हैं। उनको हमने थोड़ा सा देखा, जिसमें आई फेस को अच्छे से समझ लिया। जी फेस जो एम फेस है उसके ऊपर कल अच्छे से पूरा का पूरा एक डिस्कशन फिर करेंगे। तो होप इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा कोई डाउट्स हैं, कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझे डाउट भेज सकते हैं। इसके अलावा पीडीएफ के लिए इस पर मेल कर सकते हैं, ये मेरी मेल आईडी है। तो कोई भी तरह का डाउट है तो आप बिल्कुल इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो होप ये चीज आपको समझने आ रही होगी, इंफॉर्मेटिव लग रही होगी। अगर कोई भी तरह का आपका फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।